माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस में। मैं लकी इरफान आज इस वीडियो के माध्यम से मशीन डिज़ाइन एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस मशीन डिज़ाइन के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन डिज़ाइन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन डिज़ाइन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से समझना है और राइट आंसर को पहचानना है कि कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। ओके गाइस, सो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके सामने, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि डिज़ाइन से क्या तात्पर्य है, मीन्स आप डिज़ाइन से क्या समझते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहे हैं मशीन के भागों का आगणन करना। तो देखिएगा कि डिज़ाइन से सिर्फ ये नहीं है कि आप मशीन का जो भाग है उसका आगणन करें, तो ये आपका आंसर सही नहीं होगा। मशीन के भागों का रेखांकित करना, कि किसी भी मशीन के भाग का अगर आप क्या रेखांकित करते हैं तो इसका ये भी यहाँ पर तात्पर्य नहीं होता है, क्योंकि मशीन जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन से तात्पर्य क्या होता है कि एक ऐसी योजना का निर्माण करना जिससे कि हमें संतुष्टि मिले, आवश्यकता की हमें संतुष्टि प्राप्त हो। सो सी इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन है कि डिज़ाइन का एक प्रकार नहीं है। डिज़ाइन का कौन सा प्रकार नहीं है? सो आप जब यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिज़ाइन सीखे थे तब वहाँ पर आपने एक डेवलपमेंट डिज़ाइन भी सीखा था, एडॉप्टेड डिज़ाइन भी आपने सीखा है, एम्पिरिकल डिज़ाइन भी सीखा है, बट ऐसी कोई भी डिज़ाइन नहीं है जिसका नाम इंटरमीडिएट डिज़ाइन हो। जिसका नाम इंटरमीडिएट डिज़ाइन हो, ऐसी कोई भी टाइप नहीं है। सो डी इज़ अ राइट आंसर। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नेगेटिव पूछ रहे कि नहीं है, तो नहीं कौन सा आपका है, इंटरमीडिएट डिज़ाइन एक टाइप नहीं है। देन आपका डी इज़ अ राइट आंसर। ओके गाइज, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहे हैं कि किस प्रकार की डिज़ाइन में सौंदर्य बोधकता बढ़ाना एक प्रमुख कार्य होता है, कि आप कौन से यहाँ पर डिज़ाइन करें जिसमें आप सौंदर्य बोधकता को बढ़ाएंगे, जो कि उसका एक प्रमुख कार्य होता है। तो विकास डिज़ाइन में भी नहीं होता है आपका, अनुभाविक अभिकल्पन में डिज़ाइन में भी नहीं होता है, अनुकूल मीन्स एडॉप्टेड डिज़ाइन में भी नहीं होता है। किस में होता है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में होता है, जिसका ये प्रमुख कार्य होता है। देन डी इज़ अ राइट आंसर। डी इज़ अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे कह रहे हैं कि पुराने डिज़ाइन को नए ज्ञान एवं अवधारणाओं से मुक्त यानी कि युक्त बनाना क्या कहलाता है, जिसमें कि जो आपकी पुराने डिज़ाइन है उसको नए ज्ञान और अवधारणाओं से अगर आपको युक्त बनाना है तो वो क्या कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं विकास डिज़ाइन। ओके गाइस, तो ये आपका बी इज़ अ राइट आंसर। बी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि पुराने को आपको नए ज्ञान से जोड़ना है, देन ये आपका यहाँ पर विकास डिज़ाइन कहलाएगा। ओके गाइज, देन क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे कह रहे हैं कि डिज़ाइन प्रक्रियाओं की आवश्यकता का कारक निम्न में से कौन नहीं है। बड़ा नहीं पूछा है, यहाँ पर है किस चीज़ का, डिज़ाइन प्रक्रियाओं की आवश्यकता का कारक कौन सा नहीं है। तो देखिए, समस्याओं की पहचान, ये तो एक यहाँ पर कारक है। ये कारक है कि आप समस्याओं की पहचान कर सकते हैं। और श्रम दक्षता भी इसकी एक यहाँ पर कारक है। मानकीकरण मीन्स स्टैंडर्ड जो आता का यहाँ पर है, ये भी एक इसका फैक्टर होता है। बट विनाश, देखिए विनाश यहाँ पर कोई भी कारक नहीं है। देन डी इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे कह रहे हैं डिज़ाइन से क्या बढ़ता है। डिज़ाइन से क्या बढ़ता है? तो देखिए, संतुष्टि का स्तर नहीं। संतुष्टि से हम सिर्फ यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं कि हमारी जो नीड है उससे हम संतुष्ट हो जाएं, इससे सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, मगर ये यहाँ पर डिज़ाइन से ये संतुष्टि बढ़ती नहीं यहाँ पर है। रचनात्मकता ये भी नहीं, अनुकूलन ये भी नहीं। तो क्या कहेंगे आप कि सर्वश्रेष्ठ हल पाने की संभावना, आपका जो यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका है सर्वश्रेष्ठ हल पाने की संभावना, कि इससे आप डिज़ाइन से क्या एक सबसे अच्छा हल पाने की संभावना
संभावना आपको प्राप्त हो जाती है। सो सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में करें डिजाइन प्रक्रिया की प्रारंभ, डिजाइन प्रक्रिया की प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है? विश्लेषण से होती है, आवश्यकता की पहचान से होती है, या प्रदर्शन से होती है, या अभिलेखीकरण से होती है। सो जो आपका 7 क्वेश्चन है कि डिजाइन प्रक्रिया की प्रारंभ कहाँ से होती है? अभिलेखीकरण से होती है। अभिलेखीकरण से आपके डिजाइन प्रक्रिया की प्रारंभ हो जाती है। ओके गाइस, एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि अच्छा डिजाइनर नहीं होता है। जो अच्छा डिजाइनर होता है वो कौन नहीं होता है यहाँ पर है, तो समझिएगा एक अच्छा डिजाइनर की और ना होने की क्या संभावना होती है कि कह रहे हैं कि अकेले कार्य करने में सक्षम कोई एक अगर अच्छा डिजाइनर है तो वो टीम वर्क करेगा, कभी भी सिंगल वर्क नहीं करेगा। ओके, सो आपको आंसर तो आपको पता ही हो गया कि आपका आंसर कौन सा होगा, ए इज अ राइट आंसर। बट बी में क्या करें, टीम भावना से ओतप्रोत। देखिए ये यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट दे रखा है इन्होंने कि एक जो अच्छा डिजाइनर होता है वो टीम वर्क हमेशा चाहेगा और निर्णय क्षमता रखने वाला है। यहाँ पर उसके अंदर क्या है कि वो निर्णय को ले सके, ऐसे उसके अंदर क्षमता भी होती है और तकनीकी दक्षता वाला उसके अंदर टेक्निकल इफिशियंसी भी होती है एक अच्छे डिज़ाइनर के अंदर। बट सिंगल बुक वर्क कभी नहीं करेगा। देन ए इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं सुरक्षा गुणांक होता है। सुरक्षा गुणांक क्या होता है? आप देखिए सुरक्षा गुणांक पूछा आपसे अधिकतम भार और अनुमेय भार का अनुपात। ठीक है, बात किसकी हो रही है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। सभी को पता ही है आपका क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है। अल्टीमेट का मीन्स होता है यहाँ पर है अंतिम मीन्स अधिकतम, ओके, और वर्किंग मीन्स कार्यकारी। तो देखिए इसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पर अधिकतम भार मीन्स अधिकतम भार। स्ट्रेस कहाँ से आएगा? भार से आएगा। तो अधिकतम भार और वर्किंग को आप अनुमेय अनुमेय भार कहेंगे, मीन्स ए इज अ राइट आंसर। बट बी में भी आपको एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर अधिकतम भार और कार्यकारी भार। सो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर मीन्स सेम है। देन सी इज अ राइट आंसर, क्योंकि सी में आपको ए और बी दोनों पॉइंट बताए गए हैं। देन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट्स। ओके गाइस, देन मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है अब 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10, सुरक्षा गुणांक के चयन संबंधी कारक नहीं है। सुरक्षा गुणांक के चयन संबंधी कौन सा कारक नहीं है? पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि लगाए गए भार की प्रकृति। देखिए एक ये फैक्टर होता है कि जो आप भार लगा रहे हैं वो कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, किस प्रकार का है, ये एक यहाँ पर सुरक्षा गुणांक को चुनने का एक कारक है, मीन फैक्टर होता है। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर है प्रतिबल का मान, ये भी एक इसका फैक्टर है। और थर्ड में आपसे कह रहे हैं जाल माल के हानि की संभावना। सो ये भी एक इसका यहाँ पर फैक्टर होता है। बट सौंदर्य बोधकता कोई भी फैक्टर नहीं है। देन डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन से। ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहे हैं चक्रीय प्रतिबल क्या कहलाता है? जो चक्रीय प्रतिबल है वो क्या कहलाएगा? ओके गाइस, ऑप्शन देखिएगा, करें जब प्रतिबल की प्रकृति परिवर्तित ना हो। यदि कोई भी प्रतिबल है यहाँ पर उसकी अगर प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है तो उसको आप चक्रीय नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? कि जब प्रतिबल की प्रकृति तनाव से संपीड़ित में समान मान पर बदल जाए तो वो हमारा चक्रीय हो जाता है। ओके गाइस, सो ये आपका यहाँ पर क्या चक्रीय का मीन्स यहाँ पर क्या है कि तनाव से संपीड़न में मान बदल जाए, कंप्रेसिव से टेंशन, टेंशन से कंप्रेसिव, देन आप क्या कहेंगे कि ये हमारा एक चक्रीय प्रतिबल है। ओके, सो बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन आपका 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं फटीग सामर्थ्य को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। कौन सा यहाँ पर कारक है जो फटीग सामर्थ्य मीन फटीग स्ट्रेंथ को प्रभावित नहीं करता है? स्थैतिक भारों के मान,
देखिए स्थैतिक भारों के मान हैं, ये यहाँ पर क्या आपका कारक है जो कि फटीग स्ट्रेन को प्रभावित करता है। ओके गाइस, सेकंड आपसे कह रहे हैं परिवर्तनशील भारों के मान एवं प्रकृति। ऐसे भार जिसमें आप परिवर्तन कर सकें, अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पर प्रकृति भी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही प्रकृति चेंज होगी देन आप क्या कहेंगे कि ये फटीग स्ट्रेन का एक फैक्टर है। अंगों की माप अगर आप मेजरमेंट कर सकते हैं यहाँ पर किसी पार्ट्स का, देन यहाँ पर भी एक फैक्टर होता है किसका, फटीग स्ट्रेन का। बट अंगों के उत्पादन में अपनाई गई प्रक्रिया, अब प्रक्रिया से कोई मतलब ही नहीं होता फटीग स्ट्रेन से, देन डी इज अ राइट आंसर। डी आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 में आपसे कह रहे हैं क्या कि सहन सीमा अधिकतम पूर्ण परिवर्ती प्रतिबल का मान जो बिना असफल हुए मानक नमूने द्वारा सामान्यतः सहन किया जा सके वो कितना होता है। ओके गाइस, सो देखिएगा यहाँ पर सहन सीमा आपसे पूछी गई यहाँ पर किसकी, अधिकतम पूर्ण परिवर्ती प्रतिबल का मान जो बिना असफल हुए मानक नमूने का सामान्यतः सहन किया जा सके, तो वो आपका होता है कम से कम चक्कर 10⁻7, 10⁻7 चक्रों तक ये आपका सीमित रहता है। ओके, ये इसकी सहन सीमा इसकी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहे हैं कि किसी पदार्थ के बिना टूटे किसी चाप में झुकाए जा सकने का गुण क्या होता है। यदि आप किसी पदार्थ को बिना टूटे उसको किसी भी चाप पर झुका सकते हैं तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है। देखिए प्रत्यास्थता सीमा आप जानते हैं कि वो एक आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो ये आपकी क्या होगी यहाँ पर, रिजिडिटी मीन्स जिसको आप दृढ़ता के नाम से जानते हैं, एंड सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कि एफ जी 250 क्या दर्शाता है। जो एफ जी यहाँ पर 250 है ये आपका ग्रे कास्ट आयरन को दर्शाता है। मीन्स आपका सबसे पहला ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया कि ग्रे कास्ट आयरन। ओके गाइज, एंड 16 में देखिएगा, 16 में आपसे कह रहे हैं कि 40 Cr4MO2, MO2 ये क्या दर्शाता है। 40 Cr4M02 क्या दर्शाता है। सो गाइज, जो आपका 40 Cr है ये आपका जो दर्शाएगा वो है हाई एलॉय स्टील, मीन्स ऑप्शन नंबर बी, एंड बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहे हैं DIN कोड प्रदत्त है। ओके, प्रदत्त मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि सप्लाई। ओके, प्रदत्त मीन्स होता है यहाँ पर सप्लाई। DIN कोड जो क्या सप्लाई करता है, तो जर्मनी की संस्था के द्वारा। इसमें देखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी ये है आपका जर्मनी की संस्था के द्वारा। ओके, इसको सप्लाई किया गया, मीन DIN कोड ये प्रदत्त करता है। यहाँ पर जापानी संस्था नहीं है, भारतीय संस्था आपके नहीं है, अमेरिका संस्था नहीं है, कौन सी, जर्मनी की संस्था के द्वारा। ओके गाइस, एंड क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहे हैं कि आर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या होता है। आर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या होता है, सौंदर्य बढ़ाना, मशीन के निष्पादन को बढ़ाना, या मशीन का, ओके गाइस, या यहाँ पर कह रहे हैं कि लागत को कम करना, मीन जो उसकी कॉस्ट है इसको कम करना। एंड डी में आपसे कह रहे हैं कि मशीन का मानक शरीर रचना के साथ साम में बढ़ाना। सो डी इज अ राइट आंसर। और जो आपके पास यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स है इसका उद्देश्य क्या होता है कि मशीन का मानव शरीर रचना के साथ साम्य को बढ़ाना। मीन्स डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर जो 19 आपका है ये आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि बोल्ट, नट, रिवेट, स्क्रू के बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। जो आप बोल्ट बनाते हैं, नट बोल्ट बनाते हैं, रिवेट बनाते हैं और स्क्रू बनाते हैं, इसमें कौन से आप पदार्थ को, कौन से मटेरियल को यूज़ करते हैं। सो गाइस, इसमें जो आप यूज़ करेंगे वो आपका क्या होगा, मृदु इस्पात होता है। ओके, ये आपका यहाँ पर क्या मृदु इस्पात होता है। ढलवा लोहा नहीं यूज़ करेंगे और स्टेनलेस स्टील भी नहीं यूज़ करते हैं। ओके गाइस, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, मृदु इस्पात का इसमें प्रयोग किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहे हैं कि
हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग कटिंग टूल में प्रयुक्त होता है। ओके गाइस, इसमें क्या प्रयुक्त होता है, कौन सा यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सो गाइस देखिएगा यहाँ पर कि इसका जो आंसर है आपसे कह रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील हो गया आपका, ओके, मीडियम कार्बन इस्पात हो गया आपका, और उच्च कार्बन इस्पात हो गया, और निम्न कार्बन इस्पात हो गया। क्वेश्चन को फिर से समझिए अच्छे से। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा आपसे है कि जो हेलिकल स्प्रिंग होता है आपका और आपका लीफ स्प्रिंग होता है, पत्तीदार स्प्रिंग होता है, कटिंग टूल्स और बनाने में क्या प्रयोग करेंगे। सो जो भी आपके यहाँ पर इस प्रकार के होते हैं इसमें आप हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। कौन सा, हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, मीन्स हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहे हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को क्या बोलते हैं। इसका आंसर भी आपको जस्ट पीछे बताया था कि सुरक्षा गुणांक मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। मीन्स ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, एंड सेकेंड क्वेश्चन आपका है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहे हैं कि रेल ब्रेक शू बनाने में मुख्यतः प्रयुक्त होता है। जो रेल के ब्रेक शू होते हैं उसको बनाने में आप मुख्यतः क्या प्रयोग करते हैं, मृदु इस्पात, बावित धातु, मध्यम कार्बन स्टील या श्वेत ढलवा लोहा। सो ये आपके स्पेशल क्वेश्चंस है यहाँ पर। श्वेत ढलवा लोहा जो है इसको आप रेल ब्रेक शू बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओके, टेनासिटी क्या है, देखिए टेनासिटी क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहे हैं कि टेनासिटी क्या है। ओके, तो भंगुरता की माप नहीं है, कठोरता की माप नहीं है, और ये चीमड़पन भी नहीं, क्या है ये अधिकतम तनाव प्रतिबल है। मीन्स यहाँ पर जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होता है इसी को हम टेनासिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस, सो आप यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है इसको आप टेनासिटी में टेंशन से है। ओके, सो इसको आप टेनासिटी भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है 24 में कि लौह धातु पदार्थ में स्टील की तुलना में कार्बन की मात्रा कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए, कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जो आप लौह धातु पदार्थ में स्टील की जो तुलना करें कार्बन की मात्रा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए मीन बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहे हैं ड्यू रेयूमिनियम का विकल्प क्या है। ड्यूरेनियम का विकल्प क्या है, यहाँ पर है तांबा है, पीतल है, या एलएमजी मिश्र धातु है, या वाई मिश्र धातु है। सो यहाँ पर इसको आप रट कर रखिएगा कि वाई मिश्र धातु होती है। क्या होती है, वाई मिश्र धातु होती है। आगे आपसे क्वेश्चन करें हाई कार्बन स्टील में कार्बन की कितनी प्रतिशतता होती है। सो ये आपको पता होगा 0.8 से 1.5% तक कार्बन होता है, 0.8 से 1.5 तक कार्बन होता है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। 27 में कह रहे हैं कि किसी मशीनी अंग को डिजाइन करने के लिए साधारणता आधार माना जाता है। किसको माना जाता है, देखिए आप अगर किसी मशीन के पार्ट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आधार हमारा क्या होता है, यहाँ पर मटेरियल नहीं होता है, आधार नहीं हो सकता है, मटेरियल नहीं हो सकता है। यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर एक बेस मानकर किसी मशीन के पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं कि उसकी मजबूती कितनी होगी, उसकी सामर्थ्य कितनी होगी। सो गाइस, सी इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहे हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर कटाई औजारों में कटिंग टूल्स द्वारा क्रिया की जा सके। तो देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखिए, डेफिनेशन से इसको क्या बोलते हैं, मशीनता। इसको आप मशीनता के नाम से जानते हैं कि पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण आप उस पर कटिंग टूल के द्वारा क्रिया कर सकें, तो उसको आप क्या बोलते हैं, मशीनता बोलते हैं। ओके गाइस, एंड क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहे हैं कि रिजिड बॉडीज पर बल लगाने से उसके आकार में क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। देखिए अगर कोई बॉडी रिजिड है तो उसमें अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, उसमें स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है आपका, स्थायी परिवर्तन होता है। मीन्स बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिजिड बॉडी क्या होती है, कैसी बॉडी होती है जिस पर आप यदि कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार और आकृति में कोई भी परिवर्तन ना हो, मीन्स स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी का मीन्स वही परिवर्तन रहेगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहे हैं आइसोट्रॉपिक पदार्थ के लिए, आइसोट्रॉपिक पदार्थ होते हैं इसमें क्या होता है कि प्रत्यास्थता की के गुण की सभी दिशाओं में एक समान होते हैं। देखिए आपको ये बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि किसी भी बिंदु पर प्रत्यास्थता गुण सभी दिशाओं में क्या होते हैं आपके समान होते हैं। आप एक्स में देखिए, वाई में देखिए, जेड में देखिए, चाहे बिंदु कहीं पर भी हो आपका, किसी भी बिंदु पर क्या होता है यहाँ पर है कि प्रत्यास्थता के जो गुण होते हैं वो सभी दिशाओं में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहे हैं कि फरोडा का निर्माण होता है, फरोडा का जो निर्माण है वो किससे होता है। सो गाइस फरोडा का निर्माण किससे होता है, एस्बेस्टॉस से होता है। किससे होता है, एस्बेस्टॉस से होता है। बी इज आर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहे हैं कि ढलवा एल्यूमिनियम का तनाव में अंतिम सामर्थ्य कितना होता है। सो अंतिम तनाव 250 मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कहते हैं। सो 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहे हैं कि ताप के साथ क्रिस्टल संरचना बदलती है। किसकी बदलती है, तो अपरूपी पदार्थों की क्या होता है कि ताप के साथ में क्रिस्टल संरचना परिवर्तित हो जाती है। ओके गाइस, ये आज के थे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ द मशीन डिज़ाइन। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ और महत्वपूर्ण पॉइंट की वीडियो आपके साथ आती रहेगी, और यदि कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा, जिससे कि आप वीडियो को वॉच करें। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।